नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट के लिए साइंस का जो आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग जो चैप्टर दे रखे हैं उन पर आधारित प्रश्न हम आपको करा रहे हैं। तो हम पहुंच गए यहाँ पर चैप्टर आपका जो पदार्थ है, पदार्थों के समूह है, पदार्थों का पृथक्करण है, पदार्थ और संरचना और पदार्थ की संरचना और प्रकृति, इस पर आधारित पहला पार्ट इससे पहले हमने देखा था। तो यदि इससे पहले के 29 प्रश्न नहीं देखे आपने तो साइड में आई बटन में पिछला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज बाकी जो बचे हुए इसके प्रश्न है हम यानी कि 30 से लेकर के 58 तक वो सभी प्रश्न इस सेकंड पार्ट में जो है हम देखेंगे। 30 से लेकर 58 तक टोटल प्रश्न हम देखेंगे। लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है हमारा पदार्थों का पृथक्करण, ये चल रहा था इसी चैप्टर के जो है वो प्रश्न नंबर जो है वो 30 है, क्योंकि हमारे जो चैप्टर चल रहे हैं ना उसी के अंतर्गत भी अलग अलग जो है वो टॉपिक है। मैं आपको एक बार सिलेबस में दिखा भी देता हूँ, जैसे पदार्थों का पृथक्करण, पदार्थों की संरचना, इस टाइप से है ना। तो इसीलिए पदार्थ मेरे पास जो टॉपिक चल रहा था वो बता दिया। तो प्रश्न नंबर 30 आपका है, निम्न में से कौन सी विधि जो है वो जल को पंकिल जल से अलग जो है वो करेगी? बताइए। चार ऑप्शन में पृथक्कारी की, आसवन, क्रिस्टलीकरण या फिर निस्यंदन में से कौन सा जो है वो सही होगा? तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका डी वाला ऑप्शन यानी कि निस्यंदन जो है आपका सही होगा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि निस्यंदन जो विधि है वो क्या होती है। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसमें जो ठोस कण होते हैं इनको किसी भी, चाहे वो द्रव हो या फिर गैसीय पदार्थ हो, इसमें से फिल्टर पेपर की सहायता से जब अलग किया जाता है उस प्रक्रिया को हम निस्यंदन के नाम से जानते हैं। तो यही पूछा गया था यहाँ पर, कौन सी विधि जल को पंकित जल से अलग कर दी है? तो आपका यही निस्यंदन यूज जो है आपका किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 31, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? जल शोधन में पूछा गया है, बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका विपरीत परासरण जो है सही हो जाएगा। जल शोधन में यूज किया जाता है विपरीत परासरण का। और अगर इसी को थोड़ा सा और, यानी यहाँ पर तो क्लियर तरीके से पूछा कि का लिखा ही है कि जल शोधन में यूज किया जाता है। वैसे अगर विपरीत परासरण की बात करें तो ये एक टेक्निक होती है जो कि जो पीने का पानी होता है उसमें आयन हो गए या फिर अवांछित अणु हो गए या जो बड़े कण हैं वो, उन सबको हटाने के लिए यूज की जाती है विपरीत परासरण जो है वो, उसकी प्रक्रिया। और इसके लिए एक अर्ध पारगम्य झिल्ली का भी यूज जो है वो किया जाता है। अर्ध पारगम्य झिल्ली का यूज किया जाता है इसके लिए। और उत्क्रम परासरण इसी को हम कहते हैं, और या विपरीत परासरण भी कह सकते हैं। इसको करने के लिए विपरीत दिशा में, इसके विपरीत दिशा में परासरण दाब के विपरीत दिशा में एक बाह्य बल भी जो है वो लगाना पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर, कि इनमें से किसे जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? अभी ऊपर हमने देखे प्रश्न देखा था, यहां पर लिखा था जल शोधन, यानी कि प्रश्न को ही बदला गया, आंसर तो आपका बदलेगा नहीं। यहां पर भी वही चीज लिखा है, यहां पर जल को शुद्ध पूछ लिया गया है, तो आंसर आपका यहां पर भी रिवर्स परासरण ही हो जाएगा। ऊपर जो लिखा था वो विपरीत लिखा था, देखिए मैं दिखा भी देता हूं, ऊपर विपरीत परासरण लिखा था। तो आपका आंसर नहीं बदलेगा, बस थोड़ा सा प्रश्न पूछने का तरीका जो है वो इसी प्रकार अलग अलग होता है। अगला प्रश्न है वी लवणीकरण यानी कि डिसालिनेशन, इंग्लिश में लिखा है डिसालिनेशन, ये जो है वो क्या है? ये पर्यावरण की सफाई प्रक्रिया है या एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थों को अलग करते हैं? यह कैफीन हटाने की प्रक्रिया है या फिर यह सड़न क्षय की प्रक्रिया है? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। क्या कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग जो है वो किया जाता है, जिसे हम विलवणीकरण जो है वो कहते हैं। 34 प्रश्न कह रहा है कि पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत विघटन या फिर ऑस्मोसिस या फिर ओजोनीकरण या फिर ऑक्सीकरण? बताइए कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका बिल्कुल पहला ही वाला ऑप्शन यानी कि विद्युत विघटन जो है वो सही होगा। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को विद्युत विघटन जो है वो कहते हैं। 35 नंबर प्रश्न आपका है कि सोडियम क्लोराइड जो है उसे अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग जो है वो करेंगे? चार ऑप्शन है, आसवन, ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण या फिर निस्यंदन। चारों को इंग्लिश में भी नाम है, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन या फिर फिल्ट्रेशन। बताइए सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करना है तो आप किस प्रक्रिया का यूज जो है वो करेंगे?
तो आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा जो है वो सही होगा, तो आप क्या कहेंगे, बी वाला आपका ऑप्शन, यानी कि ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका यूज हम करते हैं। तो आपका ऊर्ध्वपातन मैंने इससे पहले वीडियो में बताया भी था कि क्या होता है, ठोस से डायरेक्ट गैसीय स्टेट में जो है वो परिवर्तन। 36 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपो यानी कि फनल के द्वारा अलग किया जा सकता है, अल्कोहल और पानी, नमक और पानी, तेल और पानी, अल्कोहल में आयोडीन। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आप क्या कहेंगे, कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपो या फनल द्वारा अलग किया जा सकता है, तो तेल और पानी का मिश्रण अलग किया जा सकता है क्योंकि आपस में घुलनशील नहीं होते हैं। इससे पहले इसी टाइप का एक प्रश्न आया भी था। 37 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि समुद्र के पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाले तो तकनीक है उनमें से एक कौन सा है। बताइए, निस्यंदन, आसवन, वाष्पीकरण या फिर संघनन, कौन सा इनमें से सही जो है वो होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा सभी, इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस जो है वो कराते रहें। तो बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। समुद्र के पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीकों में से एक है, उत्तर की बात करते हैं तो आसवन आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। और आसवन जो विधि होती है, ये कोई मिश्रित द्रव के जो अवयव होते हैं उनको उनके वाष्पन संक्रांताएं जो होते हैं उनके डिफरेंस के आधार पर अलग किया जाता है। अगर इसको आप इस तरीके से देखें कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे कच्चा तेल जो है उसका विभिन्न जो अवयव अलग अलग उसमें मिले होते हैं उनको अलग करने के लिए किस विधि का यूज किया जाता है, तो आप कहेंगे आसवन विधि का यूज किया जाता है। यानी कि इसके एग्जाम्पल से आपसे जो है वो प्रश्न बन सकते हैं। और इसी को अगर और सिंपल सी लैंग्वेज में आप कहें तो किसी भी द्रव में जब घुलनशील ठोस जो है वो अशुद्धियां घुली होती हैं, तब जो प्रक्रिया काम में यूज की जाती है वो आसवन ही जो है वो की जाती है। यहाँ से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है चैप्टर में, पदार्थ की संरचना और प्रकृति। क्योंकि देखिए कोर्स में आपका था पदार्थ की संरचना और प्रकृति सबसे लास्ट वाला टॉपिक, अब बाकी जितने भी बचे हैं प्रश्न सब इसी टॉपिक पर हम देखेंगे। तो 38 प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, आपसे पूछा गया है। बताइए, प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, पहला कथन है। दूसरा कह रहा है श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है, ये ध्यान रखिएगा नहीं पूछा गया है, तो ये दोनों तो सही है। क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है, बस यही गलत हो जाएगा, यही आपका आंसर भी हो जाएगा। और पाचन भी आपका एक रासायनिक परिवर्तन में ही आता है। रासायनिक परिवर्तन होता क्या है ये बहुत जानना ज्यादा जरूरी है। जब कोई पदार्थ, कोई एक पर्टिकुलर पदार्थ है, वो कोई अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बना दे, या आप कहें कि जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में वियोजित होकर उसका गुण और उसकी जो विशेषता है उसको बदल दे, तो उसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। उदाहरण के लिए जैसे कि लोहा जो है उस पे जो जंग लग जाती है वो आपका एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। या फिर आप कहें कि अगरबत्ती का जलना जो है वो एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इस चीज को और बहुत साधारण सी भाषा में अगर आपको समझना है तो ये भी समझ सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में जो परिवर्तन होते हैं उनको रिवर्स नहीं किया जा सकता। जैसे कि लोहे पर जंग लग गई तो ऐसा नहीं कि जंग हट के वापस से वो वैसे ही लोहा बन जाएगा, क्योंकि वो लोहा क्षरण हो जाता है। जैसे अगरबत्ती का जलना है तो अगरबत्ती जल गई, अब जो जली हुई है उसको आप वापस से अगरबत्ती नहीं बना सकते। तो बात यह है कि रिवर्सेबल जो है चीजें इसमें नहीं होती हैं। दूध का फटना जैसे एक एग्जाम्पल है, दूध फटने के बाद वापस से आप उसे दूध नहीं बना सकते। तो ये कुछ हैं एग्जाम्पल किसके, रासायनिक परिवर्तन के। तो क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो क्योंकि प्रश्न में नहीं जो है वो पूछा गया था। 39 प्रश्न कह रहा है कि दैनिक जीवन के निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए और उचित विकल्प का चयन कीजिए। पहला यहाँ पर कह रहा है ए ऑप्शन की जब भोजन खराब होता है तो वो दुर्गंध उत्पन्न करता है। फिर कह रहा है कि सेब के एक टुकड़े को जब कुछ क्षण के लिए बाहर रखा जाता है तो वो भूरा हो जाता है। सी कह रहा है कि चींटी के काटने से उत्पन्न जलन को शांत करने के लिए कैलामिन का प्रयोग किया जाता है। अब आपसे नीचे चार ऑप्शन पूछे गए हैं कि ए और बी रासायनिक परिवर्तन प्रस्तुत करते हैं, सभी रासायनिक परिवर्तन प्रस्तुत करते हैं, बी एक भौतिक परिवर्तन है, या ए और बी भौतिक परिवर्तन है। तो ये तीन कथन है, इन पर नीचे आधारित जो है वो प्रश्न पूछे गए हैं। तो बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, तो आप क्या कहेंगे,
बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि सभी जो है यहाँ पर जो भी दे रखे हैं तीनों रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण जो है वो है। अगला देखते हैं प्रश्न आपका 40 नंबर कि निम्नलिखित में से व्युत्क्रमी परिवर्तन कौन सा जो है वो नहीं है। जल से भाप, लोहे का पिघलना, केरोसिन का जलना, भाप का संघनन। व्युत्क्रमी परिवर्तन नहीं पूछा गया। व्युत्क्रम मतलब होता है जस्ट अपोजिट। तो बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आप क्या कहेंगे कि केरोसिन का जलना जो है ये व्युत्क्रमी परिवर्तन नहीं है, क्योंकि केरोसिन अगर एक बार जल गया तो वो उड़ जाता है, फिर आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते। व्युत्क्रम मतलब फिर से उसको रिवर्स आप जो है वो नहीं कर सकते। अगर बात करें जल से भाप, तो भाप जो है उसको आप वापस से ठंडा करके जल में जो है वो बदल सकते हैं। सेम चीज यही है, लोहा पिघलाया जाता है तभी कोई भी आकृति उसको प्रदान की जाती है, तो पिघले हुए लोहे से लोहा वापस से प्राप्त किया जा सकता है। सेम चीज यहाँ पर भी है, भाप का संघनन भी। तो बाकी सभी तो व्युत्क्रमी परिवर्तन है, परंतु केरोसिन का जलना नहीं है। 41 प्रश्न कह रहा है कि जंग लगना एक प्रक्रिया है, किस प्रकार की है ये बताना है आपको। अपचयन, ऑक्सीकरण, या फिर अपचयोपचय अभिक्रिया, या फिर विस्थापन अभिक्रिया। बताइए कौन सा सही होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। यही पूछा जाता है कि आपकी जो जंग लगना है किस प्रकार की प्रक्रिया या अभिक्रिया में आती है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया आती है। और लोहे में जंग लगती कैसे है, तो लोहा जो होता है वो आपका ऑक्सीजन और पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है और आयरन हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। क्या बनता है, आयरन हाइड्रोक्साइड। और ये आयरन जो हाइड्रोक्साइड है ये सूखने के बाद आपका फेरिक ऑक्साइड जो है वो बनाता है। और फेरिक ऑक्साइड जो है ये आपका ही जो है वो जंग कहलाता है, जिसे हम जंग कहते हैं। और लोहा पानी और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तभी जो है आपकी जंग जो है वो लग जाती है। 42 नंबर प्रश्न देखते हैं आपका कि ठोस पदार्थों का वह गुण जिसमें ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित जो है वो हो जाते हैं, उसे जो है हम क्या कहते हैं। ऊर्ध्वपातन, संघनन, पिंडन, वाष्पन। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, तो आप कहेंगे कि आपका ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। कि मैंने पूरा क्लियर तरीके से आपको बताया था, जिसमें ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में बदले डायरेक्ट गैसीय स्टेट में बदल जाते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण क्या बताया था मैंने, कपूर, जो कि आप साक्षात अपने दैनिक जीवन में देखते भी हैं। तो ये ऊर्ध्वपातन का उदाहरण होता है। 43 प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोरेट, अमोनियम फास्फेट, अमोनियम सल्फेट। चार ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका अमोनियम क्लोराइड जो है वो सही हो जाएगा। इसका जो है वो ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है। 44 प्रश्न कह रहा है ऊर्ध्वपातन का गुण जो है वो पाया जाता है, बताइए किसमें पाया जाता है। तो सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। देखिए ऊपर जो प्रश्न था 43 वाला, वो ऑप्शन अलग थे, यहाँ पर जो है वो अलग है। पर जो आंसर है वो आपका यहाँ पर भी सेम है। यहाँ पर भी देखिए अमोनियम क्लोराइड दे रखा है, तो यहाँ पर भी सी वाला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन ऊपर नीचे कर दिए गए। 45 प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातज जो है वो नहीं है। बर्फ, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, या फिर कपूर। बताइए कौन सा इनमें से ऊर्ध्वपातज नहीं है। तो बहुत ही आसान सा है, क्योंकि आप दैनिक जीवन में देखते हैं कि बर्फ ऐसी है जिसको अगर आप ठंडा यानी कि गर्म करेंगे तो वो द्रव में बदलती है, फिर द्रव से गैस में आती है, डायरेक्ट बर्फ से गैस में नहीं आती है। तो आपका ए वाला ही ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ऊर्ध्वपातज जो है वो नहीं है। अब यहां से एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि बाकी जो ऑप्शन है उसको रट लीजिए, क्योंकि मैंने कपूर आपको बताया था। कपूर आपका ऊर्ध्वपातन का गुण जो है प्रदर्शित करता है, उसके साथ साथ नेफ्थलीन भी जो है वो प्रदर्शित करता है, और अमोनियम क्लोराइड तो हम ऊपर अभी देख कर ही आए हैं। 46 प्रश्न कह रहा है कि शर्करा जो है इसको अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। पाश्चुरीकरण, जीवाणुनाशन, समांगीकरण, या किण्वन। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका किण्वन की प्रक्रिया है, हम इसे जानते हैं। क्या कहते हैं, किण्वन। शर्करा को जब अल्कोहल में जो है वो परिवर्तित किया जाता है, किण्वन की प्रक्रिया के तहत होता है। 47 प्रश्न कह रहा है कि मक्खन कोलाइड कब बनता है। जब प्रोटीन पानी से जो है वो छितरा जाता है, जब पानी में वसा छितरा जाता है, जब वसा की गुलिकाएं पानी में छितरी जाती हैं, या जब कार्बोहाइड्रेट पानी में घुल जाता है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा।
आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो सी वाला आपका ऑप्शन, जब वसा की जो गुलिकाएं हैं वो पानी में छितरी जाती हैं तब आपका मक्खन कोलाइड जो है वो बनता है। 48 प्रश्न है, दूध को दही के रूप में खट्टा करना किसका, इसमें इनमें से किसका एक उदाहरण है? साबुनीकरण का, पूयन का, किण्वन का या फिर एस्टरीकरण का? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, तो आप कहेंगे कि आपका किण्वन की प्रक्रिया ही यहाँ पर भी सही होगा। दूध को दही के रूप में जो खट्टा करके जमाया जाता है ना, तो वो जो परिवर्तन है वो किण्वन की प्रक्रिया जो है वो कहलाती है। 49 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? प्रश्न में ध्यान दीजिए, नहीं पूछा गया है। अभी देखिए रासायनिक परिवर्तन आया था तो मैंने उसके बारे में बताया था, भौतिक परिवर्तन के बारे में भी जान लीजिए। ऐसा परिवर्तन या किसी पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण तो समान बने रहते हैं, लेकिन पदार्थ के जो भौतिक गुण होते हैं वो बदल जाते हैं, वो परिवर्तित हो जाते हैं। अब एग्जाम्पल से आपको इसको समझिए। भौतिक परिवर्तन को, जैसे बर्फ है, बर्फ को गर्म करते हैं तो ताप के कारण वो बर्फ द्रव में बदल जाती है, और टेम्परेचर जो है उसके कारण ये बर्फ ठोस से जो आपका द्रव में बदल रही है, उसमें जो बर्फ है और जो पानी है उसका, यानी द्रव में जो बदल रहा है, तो उसका रासायनिक जो अणुसूत्र होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो वैसे ही बना रहता है। पर अगर बात करें उसका भौतिक परिवर्तन, तो वो तो हो रहा है क्योंकि वो ठोस से द्रव में बदल रहा है। तो वही एक एग्जाम्पल से आप इस चीज को समझ सकते हैं। अब यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, बताइए इनमें से। आंसर की बात करते हैं तो पदार्थों का जो किण्वन है वो आपका जो है वो भौतिक परिवर्तन में नहीं आता है। सी वाला आपका सही हो जाएगा। बाकी आता क्या है, ठोस को द्रव में पिघलाएं या द्रव गैस को द्रव में या द्रव का गैस में, ये सभी आपके भौतिक परिवर्तन में आते हैं। 50 नंबर प्रश्न, इनमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। बाकी मैंने रासायनिक परिवर्तन वर्ग के बारे में जो है आपको बता दिया। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन जो है ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बाकी सभी हैं, चाहे ईंधन का दहन हो गया या लोहे में जंग लगने वाला या प्लेटिनम तार का जलना, ये सब रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। 51 नंबर प्रश्न आपका, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? मक्खन का खट्टा होना, कार्बन डाइऑक्साइड से सूखी बर्फ बनाना या फिर एक प्लेटिनम तार का गर्म होना या फिर लोहे का चुंबकीयकरण? जिस टाइप से ये प्रश्न देख रहे हैं, इससे पहले के भी हम जितने भी चैप्टर हैं सब टॉपिक वाइज लगातार चल रहा है, वो नहीं देखे हो तो जूनियर सुपर टेट की साइंस की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी टॉपिक वाइज आप जो है प्रश्न वहां से देख सकते हैं। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, रासायनिक परिवर्तन इनमें से जो है वो है मक्खन का खट्टा होना, ये जो है आपका रासायनिक परिवर्तन में आएगा। अगला देखते हैं 52, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? अगला देखते हैं आपका, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? ऊर्ध्वाधन, क्रिस्टलीकरण, निष्क्रियकरण या आसवन? बताइए ऑप्शन एबीसीडी में कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है वो है निष्क्रियकरण, बाकी आपके जो है वो नहीं है, तो सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 53 प्रश्न आपका है कि डैश एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। एक अंडा पकाना या एक आइस क्यूब पिघलना, केक को बेक करना, केला सड़ना, आपको बताना है कौन सा रासायनिक परिवर्तन इनमें से नहीं है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका एक आइस क्यूब पिघलना जो है ये रासायनिक परिवर्तन जो है वो नहीं है, बाकी सभी जो है वो है। 54 प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? पानी का बर्फ में परिवर्तन, मानव में श्वसन, मानव में पाचन, दूध से दही बनना, कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका पहला ही ऑप्शन यानी कि पानी का बर्फ में परिवर्तन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि एक भौतिक परिवर्तन होता है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया था। 55 प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण जो है वो नहीं है? शरीर में भोजन का पाचन, दूध का दही बनना, जल का जलवाष्प परिवर्तन या लोहे में जंग लगना, कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? आंसर की बात करते हैं तो जल का जल वाष्प परिवर्तन ये एक रासायनिक परिवर्तन जो है वो नहीं होता है। ये तो एग्जाम्पल में मैंने बताया था भौतिक परिवर्तन होता है, बाकी सारे रासायनिक परिवर्तन है, चाहे वो दूध का दही बनना हो, चाहे वो लोहे में जंग लगना हो, चाहे वो शरीर में भोजन का पाचन हो। तो आंसर यहाँ पर आपका सी वाला सही होगा। 56 प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? अंगूर किण्वित होना, फलों का पकना, बर्फ का पिघलना या फिर दूध से दही जमना। उत्तर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो आपका सी वाला ऑप्शन यानी कि बर्फ का पिघलना यहाँ पर एक भौतिक परिवर्तन जो है वो है। 57 प्रश्न है आपका, और
टोटल 58 तक ही प्रश्न है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। तो 58 आपका आखिरी है। सेकंड लास्ट प्रश्न है, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है। 58 के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो ऑक्सीकरण, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, संघनन क्या कहा जाता है। तो आप कहेंगे कि इसे हम जानते हैं वाष्पीकरण के नाम से, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को। अगला इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है आपका, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे ही पूछेंगे। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा जुड़ सकते हैं। तो द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये आपका प्रश्न है। बताना है आपको। विखंडन कहते हैं, उत्सादन कहते हैं, हिमीकरण कहते हैं, संलयन कहते हैं। इन चारों ऑप्शन में किस नाम से जाना जाता है द्रव के ठोस में परिवर्तन को। अब ये भी एक तरीके से ऑप्शन से ही आप चेक कर सकते हैं कि ठोस में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि हिम रूप हो रहा है, यानी कि जम रहा है, और वो क्या कहलाता है, उसे हम कहते हैं हिमीकरण। हिम मतलब ही होता है बर्फ, वहां से आप जोड़कर इसे आसानी से याद रख सकते हैं। तो सभी प्रश्न समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न इसके बाद वाले चैप्टर से है। कोर्स के अकॉर्डिंग जैसे कि हम चल रहे हैं, तो नेक्स्ट चैप्टर आपका अम्ल, क्षार और लवण होगा। तो उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है कि मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल जो है वो प्रयोग किया जाता है। HCl का, HF का, HNO3 का, H2SO4 का। ऑप्शन A, B, C, D में से कौन सा सही होगा। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में सभी लोग टाइप करके जो है वो बताइएगा। साथ ही साथ टोटल कितने प्रश्न, 29 प्रश्न हमने कराए, कितने आप सही कर पाए, अपना स्कोर भी जो है वो अवश्य बताइएगा। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।